कांग्रेस क्यों नाराज है? वो तो आपको विलेन की तरह मानकर चल रही है केदारनाथ चुनाव में। कांग्रेस का ये कहना है कि बॉबी पवार आखिर चाहते क्या हैं? तो टिहरी में अगर कांग्रेस अपने कदम पीछे हटा लेती तो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जीत होती। मैंने उनसे और पूछा कि आपको टिकट नहीं मिला। निश्चित तौर पर होती। क्या कांग्रेस क्या चाहती है कि हम ना लड़े? केदारनाथ के जो उपचुनाव के परिणाम है उसने ये मैसेज दिया है कि हाँ, कांग्रेस भाजपा से हटकर चीज़ें हो सकती है। देखिए, कांग्रेस अगर नाराज है, गुस्सा कर रही है, कांग्रेस कह रही है बॉबी पवार उनका दुश्मन है, तो ये राजनीति में नहीं चलेगा। कांग्रेस भी अगर सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अलग एक इस प्रदेश के अस्तित्व के लिए एक नई शक्ति पैदा जरूर होगी। किसी शायर ने कहा, इतना भी अपनी जीत पर गुमान न कर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। केदारनाथ में निर्दलीय प्रत्याशी का जो दबदबा पिछले 2 चुनावों में देखा गया वो इस बार भी बरकरार रहा है। त्रिभुवन चौहान, जिन्होंने ये चुनाव लड़ा और बेहद शानदार चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत का रास्ता था वो आसान हो गया। पॉलिटिकल पंडित तो यही कह रहे हैं। मेरे साथ इस समय वो शख्स हैं बॉबी पवार, जो त्रिभुवन चौहान के लिए आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनके जाने के बाद बहुत कुछ केदारनाथ में बदल जाएगा। आज जब नतीजे आए तो वाकई में बहुत कुछ बदल गया। बीजेपी को राहत मिल गई, कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। लेकिन बॉबी पवार जो लगातार प्रदेश में अलग अलग जगह विधानसभाओं में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट अच्छा मिलता जा रहा है। क्या ये आने वाले भविष्य के लिए एक संकेत है? बात करेंगे। बॉबी भाई, हार हुई है आपके प्रत्याशी की, क्या कारण रहे? केदारनाथ में क्या सारी पॉकेट्स में आपको पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए, या बीजेपी क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो विकास है, जो सुशासन है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है, प्रपंच झूठ सबको केदारनाथ की जनता ने नकार दिया? देखिए, किसी भी चुनाव में हार जीत मायने नहीं रखती। चुनाव को देखा जाता है कि किस प्रकार से लड़ा गया, और जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, भाजपा के द्वारा भी लड़ा गया, कांग्रेस के द्वारा भी लड़ा गया, और हमारे जो प्रत्याशी हैं भाई त्रिभुवन चौहान, उनके द्वारा भी लड़ा गया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा कम संसाधनों में, बिल्कुल बिना पैसे, बिना दारू के, बिना चीज़ें किए हुए ये चुनाव लड़ा गया। केवल मुद्दों पे, केवल मुद्दे जो वहाँ के थे उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। तो उस आधार पर जो पहली बार में इतना जो जन समर्थन मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केदार घाटी की जनता का कि उन्होंने एक विश्वास जताया है कि, और विश्वास जताने के साथ साथ उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे प्रदेश को कि भविष्य में कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस भाजपा से हटकर भी कोई सत्ता आ सकती है और आएगी। परंतु जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार के नतीजे रहे हैं उसमें कई प्रकार के लोग आंकड़े अपने बता रहे हैं कि इस प्रकार से चीज़ें हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भाजपा को जो वोट मिलने चाहिए थे, उन वोटों में काफ़ी गिरावट आई है। क्योंकि 2022 के चुनाव में मैं समझता हूँ कि शैला रानी रावत जी जो थी, उनको 21,000 वोट मिले, और इनके दूसरे नंबर पर जो रहे कुलदीप रावत जी, उनको 13,000 कुछ वोट मिले। उसके बाद सुमंत जो थे उनको 4,000 कुछ, और अपने देवेश नौटियाल को 3,000। ये जो निर्दलीय का जो आंकड़ा था वो 21,000 कुछ था, और 21,000 ही कुछ इनको वोट पड़े थे। तो ये 42-43 हज़ार जो वोट हो रहा है, उसके सापेक्ष अगर 23,000 पर आकर बीजेपी सिमटी है और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर 2022 में 12,000 वोट मात्र पड़े थे और इस बार 18,000 पड़े हैं। तो ये समझना होगा कि बीजेपी से लोग परेशान तो हैं। भले ही उनका जो धन बल था, बाहुबल था, जो संसाधनों का दुरुपयोग था, जिस प्रकार से पूरी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, उस मशीनरी के दुरुपयोग ने, उस सत्ता ने जरूर बीजेपी को जीत दिलाई है। परंतु ये जीत पार्टी की नहीं है, भाजपा की नहीं है, उनके प्रत्याशी की नहीं है। ये उस दुरुपयोग किए गए पूरी मशीनरी की है और तमाम उन संसाधनों के जो इसका गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया। अब मैंने देखा कि चुनाव जब चल रहा था, त्रिभुवन चौहान के लिए आप वहाँ प्रचार करने गए, ऐसा लगा कि कुछ देरी कर दी है बॉबी पवार ने। उसका क्या कारण था? कोई आप लोग स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे थे, या आपको बुलावा देरी से आया त्रिभुवन चौहान की तरफ से? क्या था वो?
नहीं, देखिए, बुलावा देरी से नहीं आया। हमने तो पहले से ही फिक्स किया था कि चुनाव लड़ना है। परंतु चुनाव लड़ने में भाई त्रिभुवन जी थे और 2-4 और भी थे, तो तमाम जो रणनीतियाँ बनी थी उसमें कहीं न कहीं सेंधमारी हुई है। तो कुछ साथी भाजपा की तरफ गए हैं, कुछ अलग गए हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है। परंतु निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये सब कुछ होने के बाद भी त्रिभुवन भाई ने बागडोर संभाली कि मैं लड़ जाऊँगा, तो उस तरीके से जो परिणाम आए हैं तो बिल्कुल सुखद है और बिल्कुल हमारे पक्ष में है। कांग्रेस भी, आप लोग भी मुद्दे उठा रहे थे, कांग्रेस ने भी मुद्दे बहुत सारे उठाए थे केदारनाथ के, चाहे वो केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी का मामला हो या केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में शिलान्यास करने का मामला हो, चारधाम यात्रा को लेकर, आपदा को लेकर, डाइवर्ट यात्रा करने को लेकर, वो 5वें धाम की बात, तमाम तरह के मुख्यमंत्री को लेकर भी कई तरह की बातें वहाँ पर कही गई। क्या केदारनाथ की जनता ने तो तय कर लिया कि उनको तो मुख्यमंत्री का शासन रास आया है, मोदी का नाम जुड़ा था, उस पर भी मोहर तो लगा दी? नहीं, देखो, ऐसा है ना, बहुमत नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को स्वीकार कर लिया है या भाजपा को, तो भाजपा को बहुमत नहीं है। बहुमत जीत के लिए बहुमत जरूर हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट अलग अलग थे। आप 18,000 कांग्रेस का लगा लीजिए, उसके 9,000 कुछ त्रिभुवन भाई का लगा लीजिए, उसके अलावा कुछ छुटर पुटर 2 से 3,000 वोट और लगा लीजिए जो निर्दलीय और नोटा में पड़े हैं। तो आप देखिए ना, लगभग 60-65% बगैर 35 के आसपास दूसरे बीजेपी को पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों में नाराज़गी है। ठीक है, लोगों ने एक तरीके से जिस प्रकार से जो इन्होंने धनबल का प्रयोग किया है, जो बाहुबल का प्रयोग किया है, जो संसाधनों का दुरुपयोग किया है, उस वजह से लोगों ने वोट दिए हैं तो जीत गए। परंतु आप जनता का रुझान तो देखिए कि जनता का रुझान कहाँ है और किस साइड है। वो बात अलग है कि विपक्षी दल जितने भी रहे हो, कांग्रेस रही हो, हमारा निर्दलीय रहे हो और निर्दलीय रहे हो, उन लोगों की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पाई, तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। मेरी अभी बात हुई थी कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा दसौनी, उनसे मैंने सवाल पूछा था, जो तीसरा जो एक फैक्टर केदारनाथ में बनता जा रहा है, आपको लेकर मेरा सवाल था। वो तो आग बबूला थी आप पर, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तो मैं तो मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस भी यही सोच रही है। अभी गणेश गोदियाल का भी एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को इकट्ठा नहीं कर पाए। तो कांग्रेस क्यों नाराज है? वो तो आपको विलन की तरह मानकर चल रही है केदारनाथ चुनाव में। कांग्रेस का ये कहना है कि बॉबी पवार आखिर चाहते क्या हैं? वो सरकार से भिड़ते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हैं, हम भी उठा रहे हैं और हम भी उनका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी करते हैं, लेकिन ठीक चुनाव में बॉबी पवार हमें डैमेज करने आ जाते हैं। टिहरी में यही हुआ, अगर बॉबी पवार चुनाव नहीं लड़ते तो शायद जोत सिंह गुंसवाला एक सीट, ऐतिहासिक सीट हो जाती है जहां कांग्रेस जीतती। क्यों, टिहरी में अगर कांग्रेस अपने कदम पीछे हटा लेती तो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जीत होती। मैंने उनसे पूछा कि आपको टिकट नहीं मिला, निश्चित तौर पर होती। क्या कांग्रेस क्या चाहती है कि हम ना लड़ें? भाई, ये संवैधानिक अधिकार है। और हम तो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, जो आपके सबसे बड़े लीडर हरीश रावत जी करते हैं, आपके तमाम नेता करते हैं, उत्तराखंडियत की बात करते हैं। और उस उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, उस उत्तराखंडियत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रयोग करना पड़ेगा। जिस प्रकार से टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता ने भरोसा जताकर जो एक संदेश दिया है कि इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा से हटकर चीज़ें हो सकती है, उसके बाद लगातार कुछ ही समय बाद आज केदारनाथ के जो उपचुनाव के परिणाम है, उसने ये मैसेज दिया है कि हाँ, कांग्रेस भाजपा से हटकर चीज़ें हो सकती है। और आपने तो, कांग्रेस ने भी इस प्रदेश पर राज किया है, भाजपा ने भी राज किया है, पर उत्तराखंडियत शब्द बोलने से क्या उत्तराखंड चेंज हो जाएगा? इसकी दिशा दशा बदल जाएगी। हम तो उस वास्तविक उत्तराखंडियत के लिए, यहाँ के जंगल ज़मीन के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ पर भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए, अपने जो भाई भतीजावाद चल रहा है उसे समाप्त करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये प्रयास फलीभूत होते जा रहे हैं। टिहरी का देख लो, अभी केदारनाथ का देख लो और आगे भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे 2027 में कम से कम लगभग जो प्रदेश के भीतर 50 ऐसे चेहरे मैदान में आए जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, जो इस विचारधारा से जुड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड को हम नई दिशा और दशा दे पाएंगे। देखिए, कांग्रेस अगर नाराज है, गुस्सा कर रही है, कांग्रेस कह रही है बॉबी पवार उनका दुश्मन है, तो ये राजनीति में नहीं चलेगा। दूसरी बात है, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि भाजपा में सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानती है, कांग्रेस भी अगर सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि ये
कहीं ना कहीं अलग एक इस प्रदेश के अस्तित्व के लिए एक नई शक्ति पैदा जरूर होगी। अगर हमारे जो राजनीतिक दल है इस प्रकार की भावनाएं अगर हमारे साथ रखती है, जो प्रदेश के मुद्दों पर गंभीरता से लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो जनता कांग्रेस को भी जवाब देगी और भाजपा को भी जवाब देगी। ये जो नतीजे आए हैं टिहरी में, जिस तरह से आप एक वोट बैंक अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए, केदारनाथ भी आप गए थे, त्रिभुवन चौहान का आपने समर्थन किया, वो जो वोट बैंक आपको मिल रहा है, और जगह जहाँ जहाँ भी आप गए, बागेश्वर भी आप गए थे, वहाँ की जो स्थितियाँ रही, अभी आपने कहा भी कि मैं चाहता हूँ कि 50 लोग ऐसे आएँ, यानी कि 2027 में लगभग 50 सीटों पर क्या कोई थर्ड फ्रंट, जो कि हम उत्तराखंड में देखते आए हैं, पहले कुछ लोगों ने कोशिश की है, एक वो प्रमोद नैनवाल अभी तो विधायक हैं, वो भी शामिल थे, कभी कभी बीच में पूर्व विधायक इकट्ठा होकर पहुंच गए थे विधानसभा, तो क्या उस तरह का कोई एक थर्ड फ्रंट आप सोचते हैं? आपको लगता है कि जनता इशारा दे रही है और यही मौका है 2027 से पहले, ऐसा हो सकता है? देखिए, जनता की टेस्टिंग का यही मौका था और हमने टेस्टिंग किया है, और हो सकता है एक आध जगह और टेस्टिंग करने का मौका मिले। परंतु जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि 2027 में आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई थर्ड फ्रंट बनेगा, देखिए सारी संभावनाएं खुली है, सारी संभावनाएं खुली है। अब जिस प्रकार का भी माहौल होगा, जिस प्रकार से लगेगा कि किस प्रकार से इस उत्तराखंड को बचाया जा सकता है, किस फ्रंट पर, किस जगह पर रहकर इस उत्तराखंड के जल जंगल जमीन माटी बेटी की लड़ाई लड़ी जा सकती है, किस फ्रंट पर रहकर इस उत्तराखंड में रोजगार की लड़ाई लड़ी जा सकती है, जो उत्तराखंड भ्रष्टाचार की आग में रोज जल रहा है, उस उत्तराखंड को कैसे इस भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है, तमाम ये सारे मुद्दे हमारे रहेंगे। और जिस फ्रंट से इन मुद्दों को मुखरता से लड़ा जाएगा वो फ्रंट रहेगा, और ये सारी संभावनाएं खुली है। जिस प्रकार से आप चाहे थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, चाहे और चीज़ों की बात कर रहे हो, चाहे गठबंधन की बात कर रहे हो, ये सारी संभावनाएं 2027 तक खुली है। केदारनाथ का जो रिजल्ट आया, आप उसे अपनी जीत मानते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारी जीत नहीं, ये प्रत्येक उस उत्तराखंडी की जीत है, प्रत्येक उस व्यक्ति की जीत है जो इस प्रदेश के वास्तविक मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहा है। वो रोजगार का मुद्दा हो, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यहाँ जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो, या तमाम ऐसे मुद्दे जो हमारे आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इस प्रदेश से जुड़े हुए हैं, यहाँ के पलायन से जुड़े हुए हैं, तमाम उन मुद्दों पर जो लड़ाई लड़ रहा है वो हर एक व्यक्ति की जीत है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो 9000 प्लस वोटिंग जो भाई त्रिभुवन चौहान जी के पक्ष में हुई है, एक एक वोट ने कहीं ना कहीं उन सभी लड़ाइयों को मजबूत किया है, जो लड़ाइयाँ हमारे द्वारा धरातल पर लड़ी जा रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पवार। देखिए, जो भी नतीजा आया गया बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन इसमें भी खोजने के लिए बहुत कुछ है, और ख़ासकर बॉबी पवार जो कि एक बार पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एक अच्छी फाइट दे चुके हैं, वो इस बात का संकेत देते हैं कि आने वाले समय में 2027 में उनको तो चुनाव लड़ना ही है। इसके अलावा चर्चा ये भी होती है कि क्या पूरे उत्तराखंड में एक थर्ड फ्रंट की तरफ अब लोग बढ़ रहे हैं, और वो चेहरे कौन होंगे, क्या बॉबी पवार उसको लीड करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन केदारनाथ में जो कुछ आज नतीजे सामने आए हैं, उससे कांग्रेस भले ही बॉबी पवार से नाराज हो, और होना भी लाजमी है, क्योंकि गणेश गोदियाल भी कह रहे हैं कि हम विपक्ष को इकट्ठा नहीं कर पाए, जबकि इंडिया अलायंस था वहाँ पर, तमाम वाम दल के जो नेता थे उनके साथ खड़े थे। एक उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी बाहर था, वो इस बार भी बाहर रहा, लेकिन वो विपक्ष के तौर पर भी क्या बॉबी पवार को देख रही है कांग्रेस, उस पर भी नज़र रहेगी। बहरहाल आज का नतीजा आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला जरूर होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।